हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन केमजोन केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने टॉपिक स्टडी किया है वो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब तक हम लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया था उसको आप लोग एक बार सुन लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। देखिए, मैंने सबसे पहले सिंपलेस्ट रिएक्शन की बात की थी और उस सिंपलेस्ट रिएक्शन में मैंने सबसे पहले आपको रिएक्टेंट के बारे में बताया। और रिएक्टेंट में जो आपकी दो थिंग्स थी, कौन कौन थी? एक तो आपका सबस्ट्रेट था और जो सेकंड था वो क्या था? रिएजेंट था। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन की स्टडी की थी। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक रिएक्शन में सबस्ट्रेट और रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना सीखा था। यहां तक आपको समझ में आ गया था। और फिर उसके बाद में जो हमने टॉपिक स्टडी किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट। क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट। और क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट में हमने जो सबसे पहले स्टडी किया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और फर्दर जो स्टडी किया था वो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब और फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी और फिर एक छोटा सा टॉपिक स्टडी किया था वो था आपका एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल। यहां तक हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी कर लिया था। अब आज की क्लास में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और वो टॉपिक जो है आपका वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। वो टॉपिक जो आपका है वो कौन है? रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को रिएक्शन की मैकेनिज्म को लिखने में और उसको समझने में क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। उसका रीजन ये होता है कि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम नहीं आए इसके लिए आप लोग इनके इस जीओसी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या कर लेना? अच्छे से स्टडी करना। अब देखिए, तो रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हम जो सबसे पहले हैं एक सिंपलेस्ट रिएक्शन से शुरू करेंगे जहां से हमने जीओसी क्या की थी? स्टार्ट की थी। और क्या कहा था मैंने कि AB स्पीसीज रिएक्ट विथ C स्पीसीज एंड फॉर्म्ड प्रोडक्ट। क्या कर रहा है? प्रोडक्ट का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है। और ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो स्पीसीज थी उसको हमने बोला था रिएक्टेंट। क्या बोला था? रिएक्टेंट बोला था। और जो आपकी राइट हैंड साइड वाली स्पीसीज थी उसको हमने प्रोडक्ट बोला था। अब देखिए, इस रिएक्टेंट में आपकी दो थिंग्स थी। एक तो थी आपकी सबस्ट्रेट और सेकंड जो थी आपकी वो थी रिएजेंट। क्या थी? रिएजेंट। अब देखिए इधर मैं क्या कह रहा हूं कि सबस्ट्रेट रिएक्ट विथ रिएजेंट in presence of solvent and form a transition state or intermediate and then they decompose and form a प्रोडक्ट। देखिए मैंने क्या कहा कि सबस्ट्रेट रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट और एक ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, जो फर्दर डिकम्पोज होके आपके प्रोडक्ट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, आप जब 12th क्लास में हेलो एल्केन और हेलो एरिन की स्टडी करेंगे तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे हेलो एल्केन में। और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें आप SN1 और SN2 मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो जब SN2 मैकेनिज्म आप लिखोगे तो उसमें तो आप ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हो और जब आप SN1 मैकेनिज्म लिखते हो तो एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का क्या करते हो? फॉर्मेशन करते हो। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि सबस्ट्रेट रिएक्ट विथ रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ सोलवेंट फॉर्म ए ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट and decompose and form the product। और इस प्रोसीजर के दौरान
आपके बहुत सारी एनर्जीज में क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, बहुत सारी एनर्जीज में चेंज होता है। और वो एनर्जीज कौन सी आपकी डेल्टा एच हो सकती है, एंथैल्पी चेंज, आपका डेल्टा एस हो सकता है, एंट्रोपी चेंज आपका डेल्टा जी हो सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आपका डेल्टा ई हो सकता है, इंटरनल एनर्जी चेंज और आपका डेल्टा ए ईटीसी हो सकता है। तो इन सब एनर्जी में चेंज होके आपके क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज में चेंज होकर बहुत सारे स्टेप के थ्रू प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसी रिएक्शन के दौरान होने वाले डिफरेंट स्टेप्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना। क्या कहा मैंने कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान होने वाले डिफरेंट स्टेप्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना क्या कहलाता है, आपका रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। तो देखिए इसको मैं एक अगर कर्व की सहायता से अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए मैं क्या करूं, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं किन किन के बीच में, एक तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और एक जो आपका है वो है आपका रिएक्शन रेट। तो इधर मैंने लिया पोटेंशियल एनर्जी और इधर जो मैं ले रहा हूं वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए मैंने क्या कहा कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट होते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर डिकम्पोज होके ये सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट दोनों रिएक्ट हुए और फिर आपके क्या बना रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बना रहे हैं। और ये ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट डिकम्पोज होके आपके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट होके ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो चेंज होता है वो आपका होता है रिएक्शन एनर्जी। क्या है, रिएक्शन एनर्जी। तो देखिए इधर मैंने क्या कहा कि सबस्ट्रेट रिएक्ट विथ reagent formed a transition state or intermediate and decomposed and formed product। और यहाँ जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो एनर्जी आपकी क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। विच एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए कोई भी रिएक्शन की जब मैकेनिज्म होती है, जब ये प्रोसीजर होता है तो उसके दौरान कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपका स्टेप्स है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सेकंड जो आपका है वो है आपका क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। देन थर्ड जो स्टेप्स है वो है आपका टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। और जो फोर्थ स्टेप्स है वो आपका है टाइप ऑफ रिएक्शन या टाइप ऑफ मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके दौरान बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना ही आपका क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म है। और ड्यूरिंग रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलोइंग स्टेप्स टेक्स प्लेस। और उसमें जो सबसे पहला स्टेप्स आपका है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, फिर आपका है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, उसके बाद में है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट और उसके बाद में है टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखना सीखना है तो उसके लिए इन 4 स्टेप्स का आपको आना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की, फिर इसके बाद में जो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड है वो आपने 11th क्लास में स्टडी किया होगा कि क्लीवेज ऑफ बॉन्ड आपका कितना होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से, एक तो होता है आपका होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक होता है आपका हेटेरोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज। और फिर जैसे ही बॉन्ड क्लीवेज होता है तो उसके बाद में आपके एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और वो इंटरमीडिएट कौन कौन से थे आपके, देखो वो कार्बोकेटाइन हो सकता है आपका, कार्बेनाइन हो सकता है आपका, फ्री रेडिकल हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है, या फिर आपका बेंजीन हो सकता है, या आपका कार्बिन हो सकता है, इनामीन हो सकता है, इलिड हो सकता है। तो आप लोगों को टाइप ऑफ इंटरमीडिएट पता होना चाहिए।
और फिर उसके बाद में लास्ट जो है वो है टाइप ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्शन कैसी है, तो आपने टाइप ऑफ रिएक्शन में 4 टाइप की रिएक्शन स्टडी की होगी। एक तो आपने एडिशन रिएक्शन की बात की होगी, एक एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की है, और एक जो लास्ट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं आपकी, वो होती है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो इन सब टॉपिक को अब अपन को क्या करना है, स्टडी करना है जीओसी में। और मैं आपको इस टॉपिक पे फोकस कराऊंगा क्योंकि आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखना सीखना है तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। देखिए इधर सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कितने टाइप्स के हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। देखिए इधर, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें, क्या करें, अब रिएक्शन मैकेनिज्म में अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखिए आप लोगों ने 11th में स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी में क्लासिफाइड किया, 2 कैटेगरीज में। और वो कौन कौन से थे, एक तो आपका परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और जो सेकंड आपका था वो है आपका टेम्पोरेरी इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, और वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और एक आपका है टेम्पोरेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पोरेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो टेम्पोरेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का नाम से ही पता चल रहा है कि ओनली फॉर टाइम पास। ओनली फॉर टाइम पास का मतलब क्या है कि इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलवेज किसी ना किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा। क्या होगा, ऑलवेज किसी ना किसी रिएजेंट के क्या होगा, प्रेजेंस में होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज takes place in the presence of reagent। देखिए इधर मैंने क्या कहा कि जो आपका टेम्पोरेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा किसी ना किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा। विदाउट रिएजेंट इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। देखिए इधर, तो इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका, वन ऑफ द एग्जाम्पल वो है आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आपका जो इसका एक टाइप है वो कौन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो टेम्परेरी इफेक्ट में हम लोगों को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की स्टडी करनी है। अब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे अपन आगे। और देखिए दूसरा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब देखो परमानेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो आपका हमेशा क्या कहेंगे कि सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट takes place in the absence of reagent।
देखिए इधर मैंने क्या कहा कि जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है आपका, वो हमेशा जो होगा वो रिएजेंट के एब्सेंस में होगा। यहां पर आपको किसी टाइप के रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन है, देखिए फर्स्ट जो है वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और जो सेकंड वन है इसका वो है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो आपका थर्ड है वो है आपका रेजोनेंस। देखिए इधर मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज टेम्पोरेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और मैंने टेम्पोरेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में क्या कहा कि सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। मतलब इस प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका हमेशा किसी ना किसी रिएजेंट के क्या होगा, प्रेजेंस में होगा। विदाउट रिएजेंट इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। और इसका जो वन ऑफ द एग्जांपल है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। और इसके बाद में देखो जो सेकंड अपना था वो है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या कहा कि सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार के रिएजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके जो एग्जांपल हैं आपके वो कौन कौन है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। देखिए आपके ये इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस लास्ट वाला जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू 12th क्लास। हर चैप्टर में आपके ऑर्गेनिक में किसी ना किसी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी होती है। तो किसी भी कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वो अपन इस टॉपिक में सीखेंगे। और आप ये टॉपिक स्टडी करने के बाद में किसी भी स्टूडेंट्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो अपने आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या कर देगा, लिख देगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक का पोर्शन समझ में आ गया क्या? क्योंकि अगला जो टॉपिक है अपना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब जो हम आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो आप लोग एक बार यहां तक की जीओसी को अच्छे से स्टडी कर लें और उसको रिवाइज करें। और आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।